आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, ध्वनिकी। ध्वनिकी के बारे में यदि बात की जाए, एकॉस्टिक्स है क्या? तो एकॉस्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट साउंड एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग ध्वनि अथवा ध्वनि के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग ध्वनिकी यानी एकॉस्टिक्स बोलते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन इसका देखा जाए तो ध्वनि क्या है? तो लिखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सार्वजनिक भवनों जैसे थिएटर, सिनेमा हॉल, व्याख्यान कक्ष, दर्शक कक्षों आदि में उत्पन्न ध्वनि एवं प्रभावों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिससे कि श्रोताओं को सर्वोत्तम श्रव्य ध्वनि मिल सके, ध्वनिकी कहलाता है। यानी एकॉस्टिक्स डील्स विथ द स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स। ध्वनि और ध्वनि के प्रकार के बारे में, उसके ध्वनि तरंगों के बारे में जो अध्ययन होता है उसे हम लोग एकॉस्टिक कहते हैं। और क्या होता है उसके अंदर? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग स्पेशली ऑडिटोरियम with regard to its ability to enable speech and music to be heard clearly with it। यानी कि कोई भी ऐसा कक्ष जिसमें आसानी से हम लोग किसी भी ध्वनि को बोल सकें और उसे सुन सकें, उन सारे अध्ययन को हम लोग ध्वनिकी कहते हैं। अब बात करते हैं ध्वनि के अध्ययन तो हो गया, अब ध्वनि क्या है? तो साउंड कोई भी हमारे जो भी ईयर्स, ठीक है, सेंसेशन करके कुछ भी जो भी सुन पाते हैं, जो भी वेव है, तरंगे हैं, ठीक है, इन तरंगों को जो भी अपने कान जो सुन पाते हैं वे सारे के सारे ध्वनि कहलाते हैं। जैसे कि पहले ही मैंने बताया था, तो यह एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? तो यह एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें ध्वनियों का अनुभव कराता है, ठीक है। तो जब भी माध्यम में ढेर सारे विक्षोभ उत्पन्न होते हैं तो उस विक्षोभ यानी वाइब्रेशन के कारण आवाज़ भी उत्पन्न होता है। वे आवाज़ हमें बताते हैं कि वहाँ पे ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो यानी ध्वनि ऊर्जा का वह स्वरूप है जिसका अनुभव हमें श्रवण इंद्रियों द्वारा होता है। कहेंगे a vibration in an elastic medium at a frequency and intensity that capable of being heard to the human ear is known as sound। कोई भी प्रत्यास्थ माध्यम में जो विक्षोभ उत्पन्न होता है और उसके तीव्रता के कारण जो हमारे कान उसे सुन पाते हैं, उसे हम लोग ध्वनि कहते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे साउंड वेव के बारे में। तो जो ध्वनि हम लोग सुन पाते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच वाले फ्रिक्वेंसी के होते हैं। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिबल रेंज, यानी कि श्रवण सीमा। तो इस 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच जितने भी ध्वनि आते होंगे वे सारे के सारे हमें सुनाई देते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं ध्वनियों के प्रकार के बारे में। तो ध्वनि के प्रकार होते कितने प्रकार के हैं? तो जो हमें मधुर आवाज़ सुनाई देता है उसे हम लोग बोलते हैं संगीतिक ध्वनि, म्यूजिकल साउंड। और जो ये बातों की बात हो रही है जो हमें सुनाई देते हैं, ठीक है, उस सुनाई देने वाले के बीच की बात हो रही है। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच वाले इन ध्वनियों के दो प्रकार हुए हैं, एक सांगीतिक और एक शोर। ओवरऑल यदि साउंड वेव के बारे में बात की जाए तो ढेर सारे प्रकार हो सकते हैं उसके, लेकिन यहाँ पे यदि बात की जाए उन ध्वनियों के बारे में तो वो ध्वनि दो प्रकार के होते हैं, संगीतिक ध्वनि जिनसे हम लोग म्यूजिकल साउंड कहते हैं, और एक शोर होता है जिसे हम लोग नॉइज बोलते हैं। अब बात करते हैं संगीतिक ध्वनि के बारे में जिसे सुस्वर ध्वनि भी बोल रहे हैं। बात करते हैं यदि सुस्वर यानी संगीतिक ध्वनि के बारे में, तो वह ध्वनि जो हमारे कानों को प्रिय, सुखद, मधुर, मनोहर प्रतीत होते हैं उसे संगीतिक ध्वनि कहते हैं। दो साउंड विच इज प्लीजेंट टू आवर ईयर इज नोन एज म्यूजिकल साउंड। जो हमारे कानों को सुनने में अच्छे लगते हैं उसे हम लोग संगीतिक ध्वनि कहते हैं। और यह उत्पन्न कैसे होता है? तो किसी भी वस्तु के निश्चित आवृत्ति के द्वारा वो उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की ध्वनि को हम लोग संगीतिक ध्वनि कहते हैं। इसमें समय समय पे संपीड़न होगा, समय समय पे विरलन होगा, तो इसकी एकदम जो एक दूसरे के पास जाने में जो समय लग रहा है ना, वो हर जगह पे समान होगा, ठीक है। इसी कारण से हम लोग इसे संगीतिक या सुस्वर ध्वनि कहते हैं, म्यूजिकल साउंड कहते हैं। एक और बात, इसमें जो भी एम्पलीट्यूड है ना, ये हमेशा लगभग समान ही रहते हैं। अचानक से उसमें बहुत तेज या बहुत ही कम नहीं होता है, ठीक है। तो ये संगीतिक ध्वनि के ये विशेषता हुई। तो कौन कौन सी ध्वनियाँ ऐसी हैं जो संगीतिक ध्वनियाँ हैं? तो स्वरित्र द्विभुज, स्वरमापी, बांसुरी, वायलिन, तबला, ये सारी ध्वनियाँ कैसी ध्वनियाँ हैं? संगीतिक ध्वनियाँ हैं, ठीक है। यानी कि बात की जाए यदि स्वरित्र द्विभुज के बारे में, जिसे हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं, बात की जाए स्वर मापी की, बात की जाए बांसुरी की जिसे हम लोग फ्लूट बोलते हैं, वायोलिन की बात की जाए, तबला की बात की जाए, ये ढेर सारे जितने भी ध्वनि उत्पन्न करते हैं ना, इसे सारे के सारे ध्वनियों को हम लोग संगीतिक ध्वनि कहते हैं। अब बात की जाए शोर की, नॉइज की, तो शोर क्या है? तो जो ध्वनियाँ हमें सुनने में अच्छा लगता है वो संगीतिक ध्वनि है। अब वे ध्वनियाँ जो हमारे कानों को सुखद प्रतीत नहीं होती, अप्रिय या कर्कश प्रतीत होती है, उन ध्वनियों को शोर कहते हैं। Those sound which is not pleasant to our ear is known as noise। तो कभी भी शोर सुनने से आपको अच्छा नहीं लगेगा। गाना आप लोग 2-3 घंटे सुन सकते हैं,
आपको अच्छा लगेगा, प्लीजेंट फील होगा। बस कह दीजिए हमें शोर बहुत अच्छा लगता है, ये कोई नहीं कह सकता। दिन भर शोर सुन नहीं सकते हैं आप, दिन भर गाना सुन सकते हैं, क्योंकि शोर हमें प्लीजेंट नहीं लगेगा, अनप्लीजेंट लगेगा, कर्कश लगेगा। तो इन ध्वनियों को हम लोग शोर के अंदर में रखते हैं, जो हमें कानों को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, वे ध्वनियाँ जो हमारे कानों को सुखद प्रतीत नहीं होती हैं, बल्कि अप्रिय अथवा कर्कश प्रतीत होती हैं, उन ध्वनियों को शोर कहते हैं। और वे ध्वनियाँ वस्तुओं को अनियमित कंपनों द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो ये पैदा भी कैसे होती हैं? तो ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी नहीं होता है, कभी कभी तेज होगा, कभी कभी कम होगा, कभी कभी तेज होगा, कभी कभी कम होगा। तो इसकी कोई निश्चित आवृत्ति भी नहीं होती है। इन प्रकार के ध्वनियों को हम लोग शोर कहते हैं। जैसे पत्तियों की खड़खड़ाहट हुई। अब पत्ती एकदम समय से थोड़ी ना एक टूटेगा दूसरा टूटेगा, एक दूसरे से लड़ेगा, एकदम नियमित रूप से नहीं लड़ेगा। उसका कोई फिक्स रूटीन नहीं होगा, कभी से कभी भी वो लड़ सकता है आपस में। तो पत्तियों की जो खड़खड़ाहट है वो शोर है। बंदूक से गोली छूटने पर जो उत्पन्न आवाज़ होती है, आप बंदूक से तो गोली आगे निकल जाएगा, लेकिन गोली छूटने के बाद यहाँ जो आवाज़ होती है ना, वो हमें कानों को अच्छा नहीं लगती है, वो अनप्लीजेंट है। तो इस प्रकार की ध्वनियाँ शोर कहलाती हैं। वाहनों के हॉर्न का तेजी से। अब कोई भी हॉर्न सुनना तो उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे तब जब आप जाम में फंसे हो, पीछे से कोई दूसरा भी हॉर्न पे हॉर्न बजाए, सामने देखेगा कोई जगह नहीं है जाने का, फिर भी ये हॉर्न पे हॉर्न बजाएगा, तो उस समय बताइए आपको वो प्लीजेंट लगेगा? नहीं प्लीजेंट लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो वाहनों के हॉर्न जब तेज़ी से बजते हैं, वो शोर के अंदर में आते हैं, वो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगते हैं। और जैसे बहुत सारे बच्चे जब खेलते हुए आपस में शोर मचाते हैं, मतलब जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उसे भी शोर कहते हैं। तो ये ढेर सारे हम लोग शोर को ही पढ़ लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साउंड के कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे ध्वनियों का रिफ्लेक्शन होता है, ध्वनियों का रिफ्रैक्शन होता है, और ध्वनियों का एब्जॉर्प्शन होता है। यानी ध्वनियों का परावर्तन होता है, ध्वनियों का अपवर्तन होता है, और ध्वनियों का अवशोषण भी होता है। ये ढेर सारे प्रॉपर्टी हैं ध्वनियों के। तो जैसे साउंड वेव है, वैसे ही लाइट वेव है, जैसे लाइट वेव है वैसे ही साउंड वेव है। तो कुछ लाइट वेव में भी आप ऐसे ही देखे होंगे, उसमें भी रिफ्लेक्शन होता था, रिफ्रैक्शन होता था, और भी ढेर सारे होते थे, एब्जॉर्प्शन भी होता था। वहाँ पे वो प्रक्रिया बहुत ही कम होती है। जैसे कोई भी मान लीजिए सरफेस पे लाइट गिरता है तो कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, यदि थोड़ा थोड़ा पारदर्शी है तो कुछ तो रिफ्रैक्ट हो जाता है, कुछ इस सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है, जिसे हम लोग बताते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन ध्वनियों में बताया जाएगा। ध्वनियों में प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, और अवशोषण भी होता है। यानी कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। क्या होता है ये?
तो बात करेंगे, यदि मान लीजिए किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे यदि ध्वनियाँ आपतित होती हैं तो कुछ ध्वनियाँ वापस परावर्तित हो जाती हैं, यानी रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं। कुछ ध्वनियाँ इसको भेद करके आगे निकल जाती हैं, यानी एक दीवार के आप इस तरफ से बोलिए, दीवार के उस तरफ यदि सुनाई दे दे तो आपकी ध्वनि क्या हो गई, अपवर्तित हो गई। यदि वापस से टकरा करके वापस आ गई तो वो क्या है, वो रिफ्लेक्टेड हो गई, परावर्तित हो गई। लेकिन कुछ ध्वनियाँ ऐसी होंगी जो अंदर जाएंगी और इसी में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, बाहर नहीं निकलेंगी। वे सारी ध्वनियाँ कैसी ध्वनियाँ हैं, वो अवशोषित ध्वनियाँ हैं। वे सारी की सारी ध्वनियाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड ही है। तो तीन चीज़ होता है ध्वनियों के बारे में यदि बात की जाए तो ध्वनियों में तीन प्रॉपर्टी बहुत ही फेमस है। पहला ध्वनि का परावर्तन, दूसरा ध्वनि का अपवर्तन, तीसरा ध्वनि का अवशोषण। अब मान लीजिए किसी सभागार में किसी भी स्रोत से जब ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो यह चारों ओर फैल जाती है तथा कक्ष में स्थित विभिन्न धरातलों जैसे दीवारों, छत, फर्श आदि से टकराती हैं और किसी भी धरातल पर आपतित होने वाली यह ध्वनि तीन भागों में विभक्त हो जाती है। पहला परावर्तित ध्वनि, दूसरा अवशोषित ध्वनि, तीसरा अपवर्तित या पारगमित ध्वनि। पारगमित क्यों बोलेंगे, क्योंकि जब भी कोई भी वस्तु एक सरफेस को भेद देता है, दूसरे जगह चला जाता है तो वो पारगम्य हो जाता है। तो इस प्रकार की ध्वनियों को पारगमित ध्वनियाँ भी बोलते हैं। तो हमने जाना तीन प्रकार के घटनाएं घटती हैं। अब यदि उसी में बात की जाए ध्वनि के परावर्तन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में, तो ध्वनि का वह भाग जो टकरा करके वापस उसी माध्यम में आ जाता है। मान लीजिए इसी माध्यम से ध्वनि टकराया और टकरा करके इसी माध्यम में वापस आ गया, वापस इसी माध्यम में आ गया, तो उस ध्वनि को हम लोग बोलते हैं परावर्तित ध्वनि। यानी ध्वनि का वह भाग जो धरातल से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में परावर्तन के नियमों के अनुसार परावर्तित होती हैं। परावर्तन के जो भी नियम थे, जितने एंगल से बना के जाएगा उतने ही एंगल से बना के वापस आएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं ध्वनि का परावर्तन। ठीक है। तो ध्वनि का वह भाग जो धरातल से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में परावर्तन के नियमों के अनुसार परावर्तित होता है, परावर्तित ध्वनि कहलाता है। यदि कोई ध्वनि जो बहुत कम समय के लिए उत्पन्न की गई हो और श्रोता के पास 1/10 सेकेंड अथवा इससे अधिक समय बाद परावर्तित होकर पहुंचती है तो श्रोता यह मूल ध्वनि की पुनरावृत्ति अथवा प्रतिध्वनि सुनाई देगा। और प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए परावर्तक सतह ध्वनि स्रोत से 16.5 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। तो यहाँ से हमने दो चीज़ें जाना। यदि कोई भी परावर्तक सतह है और यहाँ कोई स्रोत है तो उस ध्वनि स्रोत द्वारा 1/10 सेकेंड के बाद ही दूसरी ध्वनि स्रोत भेजनी है।
और उस ध्वनि स्रोत से उसके बीच की जो दूरी है वो 16.5 मीटर होनी चाहिए। तो दो चीज़ें हैं, पहला 16.5 मीटर की दूरी पर वह ध्वनि के स्रोत से परावर्तक सतह होना चाहिए। दूसरा, जो ध्वनि स्रोत है इससे एक साउंड वेव निकला, इसके 1/10 सेकेंड बाद दूसरा ध्वनि जब उस पे पहुँचेगा तब तक पहला ध्वनि परावर्तित होकर के इस ध्वनि स्रोत के पास आ जाएगा। तो दो प्रकार की कंडीशन हो सकती है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए। यदि ध्वनि का स्रोत परावर्तक सतह से 16.5 मीटर पर स्थित है और उन ध्वनियों में लगातार 1/10 सेकेंड बाद दूसरी ध्वनियाँ यदि भेजी जाएं तो वे ध्वनियाँ आपस में टकराएंगी नहीं, परावर्तित होकर हमें दोबारा सुनाई देंगे। आप किसी छोटे कमरे में जा कर के आप सोचे मैं बोल रहा हूँ और मेरा प्रतिध्वनि सुनाई दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको उसके लिए मिनिमम 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। उतना दूर से यदि आप बोलते हैं तब दीवार पर से टकरा करके आके आपको आपका आवाज़ फिर से सुनाई देता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों ध्वनि के बीच में 1/10 सेकेंड का अंतर हो और 16.5 मीटर की दूरी पर वो ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच में अंतर होना चाहिए। और परावर्तित तरंगों और आपतित तरंगों के कला में भी अंतर होता है और ये संभव है कि ऐसी स्थिति में विनाशी व्यतिकरण होगा और श्रोता को ध्वनि सुनाई नहीं देगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस न हो, इसके लिए आवश्यक है कि श्रोता का ध्वनि स्रोत से परावर्तन करने के लिए उस विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन में वो न आ पाए। तो फर्स्ट कंडीशन हमें पता चल गया जो कि ध्वनि के परावर्तन का वो कारण होता है। दूसरे कंडीशन की बात की जाए तो इस सरफेस द्वारा कुछ तो ध्वनियाँ जो जा रही हैं वो टकरा करके वापस आ गई तरंगों के रूप में। कुछ ध्वनियाँ इसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ ध्वनियाँ इसी के अंदर अवशोषित हो जाती हैं। तो ध्वनि का वह भाग जो किसी तल के पदार्थ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है उसे अवशोषित ध्वनि कहते हैं। That part of sound which are absorbed by the surface of the reflecting medium is known as absorbed sound। तो ध्वनि का वह भाग जो किसी तल के पदार्थ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है उन्हें हम अवशोषित ध्वनि कहते हैं। वह सब अवशोषित ध्वनियाँ कहलाती हैं। ये तो रही बात अवशोषण की। तीसरा क्या कंडीशन होगा, तो ये जो ध्वनि तरंगे आ रही हैं ये ध्वनि तरंगे इसको भेद करके इसके अंदर भी प्रवेश कर जाएं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्वनि का अपवर्तन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। तो ध्वनि का वह भाग ये वाला पोर्शन, ध्वनि का वह भाग जो किसी तल को पार कर जाता है पारगमित ध्वनि कहलाता है या अपवर्तित ध्वनि कहलाता है और इसी प्रक्रिया को ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। तो तीन चीज़ें मिली हैं। एक तो है ये परावर्तन, ध्वनि का क्या है परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड।
और एक है ध्वनि का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड, और ये तीसरा है ध्वनि का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। तो तीन कंडीशन हम देख लिए कि ध्वनियों का रिफ्लेक्शन भी होता है और ध्वनियों का रिफ्रैक्शन भी होता है और ध्वनियों का एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो तीनों के तीनों प्रॉपर्टी हैं ध्वनि के, ठीक है। तो जो ध्वनि परावर्तक सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में आ जाती हैं, उन सारे ध्वनियों को हम लोग परावर्तित ध्वनि कहते हैं। वे ध्वनियाँ जो उसमें टकरा करके अंदर ही रुक जाती हैं, उन्हें हम लोग एब्जॉर्ब यानी अवशोषित ध्वनि कहते हैं। और वे ध्वनियाँ जो सीधे पार करके दूसरे माध्यम में चली जाती हैं, उन ध्वनियों को हम लोग अपवर्तित या पारगमित ध्वनि कहते हैं। अब ये होता बात की जाए यदि ध्वनि के बारे में, तो ये ध्वनि जो है आप कभी नदी वगैरह के किनारे आप बोलेंगे तो इसमें बहुत ही तेज़ी से दूर तक जाएगा आवाज़, ठीक है। नदी किनारे आप बोलिए, देखिए नदी यदि लिक्विड में आपका वेव चला गया तो वेव बहुत ही दूर तक जा कर के सुनाई देगा। वैसे ही जो स्टील है, स्टील का यदि स्केल है, एक तरफ आप उसके साउंड बजाइए या उस पर कोई भी स्ट्राइक करके उसमें आवाज़ पैदा करिए, दूसरे तरफ आप कान लगा के सुनेंगे आपको तुरंत सुनाई देगा। क्यों सुनाई देगा? क्योंकि साउंड ट्रेवल फास्टर इन द सॉलिड मीडियम, और ये लिक्विड है, लिक्विड में थोड़ा कम सुनाई देगा एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। ठोस के अपेक्षा थोड़ा धीरे आवाज़ उसमें जाएगा, और सबसे धीरे कहाँ जाएगा? एयर में। कान लगा के जो हम लोग आवाज़ सुन लेते हैं, बहुत ही इसमें एयर में हमें लगता है जल्दी सुने हैं, लेकिन इसमें बहुत ही धीरे हम लोग सुन पाते हैं। जबकि लिक्विड में सबसे एयर से ज़्यादा तेज़ सुनाई दे देगा, और सॉलिड में तो सबसे तेज़ सुनाई दे देगा। जल्दी से साउंड वेव प्रोपेगेट कर लेगा सॉलिड मीडियम में, ठीक है। तो ये मीडियम पे डिपेंडेंट होता है ध्वनि। तो ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग हो जाती है, ठीक है। इसी कारण से हम ये कह सकते हैं कि उसी में ध्वनि का अपवर्तन हो जाता है। क्यों? तो अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि की चाल में भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है। एयर मीडियम है तो इसमें ध्वनि की चाल अलग है, दूसरा मीडियम में कोई भी लिक्विड या सॉलिड, उसमें ध्वनि की चाल कुछ अलग है। तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में ध्वनि की चाल में अंतर उत्पन्न हो जाता है, और ऐसा ध्वनि के पथ का माध्यम बदलने पर होता है, ठीक है। तो इस कारण से ध्वनियों का जो माध्यम परिवर्तन होता है ना, उस माध्यम के परिवर्तन होने के कारण उस ध्वनि का पाथ भी बदल जाता है, ठीक है। उसका पथ भी बदल जाता है। सरफेस से टकरा करके दूसरे मीडियम में जब वो जाता है तो उसका पाथ चेंज हो सकता है। उसे ध्वनि का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन या पारगमित ध्वनि भी कहते हैं, ठीक है। तो तीन चीज़ें मिली हैं। यहाँ से हमें परावर्तित ध्वनि मिली, यहाँ से हमें अपवर्तित ध्वनि मिली, और यहाँ से जो इसी में रह गई वो हमें एब्जॉर्ब यानी अवशोषित ध्वनि मिली, ठीक है। तो यहाँ तक हमने एक टॉपिक अपना क्लियर किया। क्या क्या पढ़ा? तो ध्वनि पढ़ा, ध्वनि के प्रकार पढ़े, और इस ध्वनि की कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। जैसे ध्वनि का परावर्तन, अपवर्तन तथा अवशोषण पढ़ा, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक कंप्लीट किए हमने। नेक्स्ट हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।